आज हमने बात करनी है ड्राई कफ के बारे में। मैं डॉक्टर मोहम्मद उमर औरकज़ई हूँ। ड्राई कफ ये है कि उसमें ये परसिस्टेंट कफ होती है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनी म्यूकस और फ्लेम। इसमें ये कि थ्रोट डिस्कम्फर्ट होती है साथ, और थ्रोट इरिटेशन होती है, समटाइम चेंज ऑफ वॉइस भी हो जाता है। ड्राई कफ की जो कॉसेज है, सबसे पहले जो है वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गए, रेस्पिरेटरी सेंसेशनल वायरस हो गए, इसमें ड्राई कफ हो जाती है। और दूसरे जो हैं वो है कि एलर्जन हो गया, डिफरेंट पोलन हो गया, डस्ट माइट हो गए, और सर्टेन फूड हो गया। फॉर एग्जांपल बाज़ लोगों को राइस से हो जाते हैं, ऑनियन से हो जाते हैं। अक्सर पेशेंट को पता होता है कि मुझे इस चीज़ से जब ये खाता हूँ या खाती हूँ तो मुझे ड्राई कफ शुरू हो जाती है। तो एक ये उसमें जो सेकंड चीज़ मैंने बताई है। तीसरी एक एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए, जैसे स्मोक हो गई, केमिकल्स हो गए, स्ट्रॉन्ग ऑडर हो गए, या बाज़ लोगों को जो एसी की जो डायरेक्ट फ्लो जो एयर की फ्लो होती है वो लगने से भी कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इससे भी मसला हो जाता है। मोस्ट कॉमन डिजीज़ है एक, इसको एस्थमा कहते हैं, उसमें भी ड्राई कफ होती है। खासकर ये नाइट में पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी साथ हो जाती है, और ड्राई कफ होती है, और स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये विंटर में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगली डिजीज़ ये है कि जर्ड है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। उसमें ये कि एसिडिटी होती है स्टमक की, ये भी बहुत कॉमन है। उसमें भी ड्राई कफ हो जाते हैं पेशेंट को। ड्रग जो है उसके साथ भी ये ड्राई कफ एसोसिएटेड है, जो हाइपरटेंसिव और कार्डियक डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की। फॉर एग्जांपल एसी इनहिबिटर भी ड्राई कफ एक्टिवेट करती है, उससे भी हो जाती है। ब्रोंकाइटिस और नमोनिया, इसमें इनिशियल स्टेज होते हैं उसमें ड्राई कफ होती है, लेटर ऑन तो प्रोडक्टिव हो जाते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में इसमें भी ड्राई कफ हो जाती हैं। अगली जो मोस्ट कॉमन जो चीज़ है पोस्ट नेजल ड्रिप है। पोस्ट नेजल ड्रिप इसमें ये होते हैं कि नाक के पीछे गले में ट्रिकल डाउन हो जाती है डिस्चार्ज जो है, उसमें कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। ये मोस्ट कॉमनली उसमें होते हैं जिसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो, फॉर एग्जांपल डीएनएस हो, नेजल पॉलीपाई हो, इन्फीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी हो। इसमें यह है कि एंटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो नोज़ की एग्जामिनेशन प्रॉपर कर ले, देख ले कि इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पोस्ट नेज़ल ड्रिप हो रही है, या साइनसाइटिस उसमें भी हो जाते हैं, खांसी हो जाती है, ड्राई कफ। एक उसमें एक और फैक्टर भी आते हैं कि जब नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो पेशेंट जो है वो माउथ ब्रीदिंग करते हैं, उससे थ्रोट ड्राई होता है और कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसमें भी ये है कि वो नोज़ की एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसमें देखे कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें ये है कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, जो डिजीज़ मैंने बताई है उसमें कोई भी है, इसके अलावा भी कोई डिजीज़ हो सकती है, तो उस पर यह कि प्रॉपर वो एक सर्जरी हो सकती है कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर दिया जाए। तो उसमें एक तो पोस्ट नेज़ल ड्रिप ख़त्म हो जाएगी, दूसरी चीज़ ये ख़त्म हो जाएगी कि वो जो माउथ ब्रीदिंग पेशेंट करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। बच्चों में ये कि एडिनॉइड भी हो सकते हैं नाक के पीछे, ये भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा जो बाकी ट्रीटमेंट है वो एक डिपेंड ऑन द कॉस्ट, की जो भी कॉस्ट हो, से फॉर एग्जाम्पल जैसे एसी इनहिबिटर की बात हुई है उसकी जगह अल्टरनेटिव ड्रग ले सकते हैं। जर्ड की बात हुई है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो है उसमें स्टमक की जो ट्रीटमेंट है वो हो जाए कि वो रिफ्लक्स ख़त्म हो जाए। और एस्थमा में है कि वो वेल कंट्रोल होनी चाहिए, पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर दे, या कोई भी उसका जो डॉक्टर है जो जिससे वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ताकि उसको प्रॉपरली उसको ट्रीट किए। एलर्जन जो है उसकी बात हुई है, उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए। ख़ासकर जो सीज़न पोलन का होता है उसमें प्रॉपर पहले से मेडिकेशन लेनी चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि ये कफ रिफ्लेक्स ये एक्टिवेट ना हो। और अगर कफ ज़्यादा हो जाए, मोर देन 2 वीक्स हो जाए, तो फिर तो कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, या उसमें फीवर डेवलप हो जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए, जो भी आपका डॉक्टर है तो उनको ज़रूर कंसल्ट करें ताकि प्रॉपर देखा जाए, डायग्नोज हो जाए, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। अदरवाइज़ वो कफ सप्रेशन जो भी कफ सिरप है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। होम रेमेडीज़ है जैसे हनी हो गई, उनको भी ट्राई किया जा सकता है, उससे भी कफ बेटर हो जाती है। लेकिन हनी को लेस देन 1 ईयर बच्चे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो हो सकती है। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको बहुत सा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इस तरह कफ का इशू हो परसिस्टेंट, तो आपको ज़रूर अपने करीबी मॉलेज के पास जाना चाहिए ताकि प्रॉपर टाइमली डायग्नोसिस हो और उसको टाइमली ट्रीट किया जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।
पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।